नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंटेंसिटी पर। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम अक्सर नेट और गेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमको यूज करना पड़ता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमको इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे जनरली हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड, यानी अगर वो 3D का सिस्टम है तो उसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड यूज करते हैं। अगर वो 2D सिस्टम है तो उसमें हम सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई यूज करते हैं। लेकिन एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं होता है, इसके अलावा 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली जो यूज होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा एक और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। इधर 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जेड और एक्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जिस पॉइंट पर ये तीनों एक्सिस आकर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम जनरली ओरिजिन बोलते हैं, और इसको हम 0 0 0 से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमको 3D स्पेस में कहीं पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है। तो माना कि ऐसा पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो इसको हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड सिस्टम में दिखाने के लिए हम ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाते हैं और इसको हम आर वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर हमने O से P को कनेक्ट कर दिया, यानी वेक्टर OP। वेक्टर OP यानी वेक्टर OP यानी हमारा वेक्टर R। अब इस वेक्टर R को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वेक्टर R हमारा होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा वेक्टर नोटेशन है, और इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर R है या इस पार्टिकल की जो पोजीशन है, एक्स एक्सिस पर आई कैप हम एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन के लिए लेते हैं, जे कैप हम वाई एक्सिस पर डायरेक्शन के लिए लेते हैं, और के कैप हम जेड एक्सिस पर डायरेक्शन के लिए लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आर वेक्टर है, इस पॉइंट की पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि ये एक्स एक्सिस पर, कैपिटल एक्स एक्सिस पर तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है, कैपिटल वाई एक्सिस पर ये स्मॉल वाई डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है, और कैपिटल जेड एक्सिस पर ये स्मॉल जेड डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको स्पेस में दिखाना चाहूँ तो इस पॉइंट को यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद इस पॉइंट से हम ये नीचे जो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है इसके ऊपर एक इस पॉइंट से नॉर्मल डालेंगे। जैसे ही हमने इससे यहाँ पर एक पॉइंट पर नॉर्मल डाला तो हमारे पास ये पी एन एक नया हमको एक लाइन सेगमेंट मिला है जिसकी वैल्यू z होगी। क्यों? जब मैंने इसको P से N पर यानी एक्स वाई प्लेन पर नॉर्मल डाला है तो ये z एक्सिस के पैरेलल होगा, और जब मैं इसको अगर इस तरीके से मिला दूं तो ये वाली डिस्टेंस और यहां से इस प्लेन पर ये डिस्टेंस ये इक्वल होंगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि Pn जो होगा वो हमारा z के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब मैंने यहाँ से इस एक्स वाई प्लेन पर जब नॉर्मल Pn डाला है, अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पर इस वाई एक्सिस पर एक नॉर्मल डालूं, और इसका नाम दे देते हैं हम Pm और Nm और Nl। इस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एन एम जो मिला है वो एक्स एक्सिस से पर के पैरेलल है और ये एक्स के बराबर होगा, और एन एल जो मिला है ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एन एल इक्वल्स टू हमारा वाई होगा, और एन एम इक्वल्स टू एक्स होगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोजेक्शन को हम फिजिकली शो कर सकते हैं। तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जनरली इस तरीके का सिस्टम हम क्यूबिक और क्यूबॉइड इस टाइप के स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है तो उस स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस डिफाइन करूं तो डी आर यानी इसका
डिफरेंशियल, तो ये होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये आई कैप के अलोंग स्मॉल डिस्टेंस, जे कैप के अलोंग डी वाई स्मॉल डिस्टेंस, और ये के कैप के अलोंग स्मॉल डिस्टेंस। जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वेरी स्मॉल पार्ट लेते हैं, तो सेम ये उसी की तरह है कि हमने क्या किया है, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग वेरी वेरी स्मॉल पार्ट लिया है और हमने उसको 3D में डिफाइन कर दिया कि स्मॉल एलिमेंट जो होगा वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। अगर मैं बात करूं कि स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट का मतलब क्या है, मान लो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मैंने एक बहुत छोटा सा एरिया डी एक्स डी ए मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब इस स्मॉल जो एलिमेंट है इसका हम अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो ये क्या होगा, अब देखिए इसको देखिए, ये वाली जो इसकी लाइन है ये क्योंकि x के पैरेलल है तो इसको मैं dx बोल सकता हूं। dx मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है तो इसको मैं dy बोल सकता हूं। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये भी dy और ये इसके बराबर dx, ठीक है। तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा हमारा, dx dy। क्लियर, ये तो हमारा एरिया निकल के आ गया, लेकिन ये हमारा स्केलर फॉर्म का एरिया निकल के आया है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, dx dy और इस एरिया का नॉर्मल। अब देखो क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन नीचे की तरफ है, ठीक है, ये इस तरीके से एक्स वाई प्लेन है और इसका अगर मैं नॉर्मल देखूं तो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ यानी जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन का मतलब के कैप। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो ये क्या आएगा मेरा, dx dy के कैप, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए अगर मैं एरिया एलिमेंट निकालना चाहूं तो जनरली स्केलर एरिया तो dx dy होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो dx dy के कैप होगा। उसी तरीके से अगर मैं बाईजेड प्लेन की बात करूं, बाईजेड प्लेन यानी ये वाला प्लेन जो दिख रहा है, ठीक है। अब इस प्लेन में अगर मैं इसी तरीके से दोबारा एक स्मॉल एरिया लेता हूं, ठीक है, ये ds का जिसका एरिया है। सिमिलरली ये जो लेंथ होगी dy होगी क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली जो लेंथ होगी वो dz होगी, और इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, dy dz। अब फिर वही अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो मैंने हाथ इधर रखा तो ये बाहर इस तरीके से, यानी ये x एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो dy dz i कैप, ठीक है। यानी बाईजेड प्लेन में अगर मैं एरिया लूंगा तो उसका dy dz i कैप, और उसी तरीके से अगर मैं xz प्लेन में लूंगा यानी यहाँ पर, तो वो बाई डायरेक्शन में वो हमको पॉइंट आउट करेगा, तो इसलिए इसको हम dx dz j कैप लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर मेरे को xy प्लेन में एरिया एलिमेंट लिखना है तो dx dy x dx y dy, क्योंकि तीसरी एक्सिस कौन सी बची, तो एक्सिस बचती है, उसी का हम क्या ले लेंगे, फिर हम वेक्टर कंपोनेंट ले लेंगे। एक बाई जेड का लिखना है तो dy dz i कैप, और एक्स जेड का लिखना है तो dx dz j कैप। ये ध्यान रखने का एक तरीका है कि जो बचा है उसको हम वेक्टर कंपोनेंट में लिख लेंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब दो हमने एक्सिस कवर कर ली है तो एक एक्सिस फिर वेक्टर के नोटेशन में ही काम आएगी। अब मान लीजिए जैसे ये तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डिफाइन किए, अब मान लीजिए हमको कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा अगर क्यूब लेता हूं, ठीक है, तो उस छोटे क्यूब के लिए ये dx, ये dy और ये dz, ठीक है, आई बात समझ में। तो जो छोटा मैं एलिमेंट लूंगा, वॉल्यूम एलिमेंट, तो उसकी लेंथ क्या होगी, dx और dy और dz, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो इसलिए जो टोटल स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम जो होगा वो हमारा dv इक्वल्स टू dx dy dz होगा। क्लियर, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यानी अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में सारी डिस्कशन की है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम जनरली तीन कोऑर्डिनेट x और y, x y और z का यूज करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप। मैं इधर नोट कर देता हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि ये जो आई जे और के होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये तीनों एक प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं जो इस तरीके से है, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो उन दोनों के बीच में जे डॉट आई की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, आई आई कॉस 90, क्योंकि और आई वो सॉरी कॉस 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, इसलिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है हमारा, ये हमारा 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जब cos 90 आएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 0। ठीक है, क्लियर। एक और चीज, हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आई क्रॉस जे बराबर होता है हमारा के कैप, जे क्रॉस के हमारा होता है आई कैप और के क्रॉस आई हमारा होता है जे कैप। इसको ध्यान रखने के लिए एक तरीका ये है कि हम आई जे और के इस तरीके से लिख लेते हैं और ये साइकिल की तरह चलते हैं, यानी आई के बाद जे के बाद के बाद आई। तो आई जे का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के आएगा, जे और के का करेंगे, ध्यान रखना पहले जे और के, यानी जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, अगर इनका सेल्फ प्रोडक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, यानी आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, और ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो साइन के टर्म्स में एंगल लेते हैं और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है कि ये जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनके बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है। दूसरी चीज, हम ये जो स्मॉल एलिमेंट है यानी लाइन एलिमेंट या हमारा एरिया एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं, इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर स्फेयर टाइप होती है तब हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कोई बाउल है तो एक 3D स्ट्रक्चर होता है और बाउल क्योंकि स्फेयर की शेप में होता है तब उस कंडीशन में उसमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जो एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे वो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। एक्स वाई जेड के टर्म्स एक्सिस के फॉर्म में हम एक्स वाई जेड इस तरीके से शो करेंगे। मान लो किसी पार्टिकल पी की पोजीशन शो करनी है तो अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड के टर्म्स में शो करते थे, यहाँ हम आर थीटा और फाई के टर्म्स में शो करेंगे। अब आर थीटा और फाई क्या है, किसी भी ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो आर होती है। ठीक है, अब उस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिलाने पर, यानी जैसे कि हमारे पास ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को पी से मिलाया तो ओपी जो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट यहाँ पर है, अब यहाँ पर आया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को इस तरीके से मूव करेंगे तो ये जो जेड एक्सिस के साथ जो है ये एंगल जो हमारा चेंज हो रहा है तो ये जो एंगल है वो हमारा थीटा एंगल होगा। ठीक है, आर की बात समझ में आ गई, थीटा समझ में आ गई। या फाई क्या होता है, ये जो एक्सिस है ये जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर का जो नीचे एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन होता है जो कि हमने इसमें ओ एन से दिखाया है। ये हमने किस तरीके से बनाया, इस पॉइंट से हमने एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला या नॉर्मल डाला, ठीक है, जो कि हमारा पी एन है और ओ को एन से मिलाया तो ये जो लाइन जो बन रही है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वेक्टर का ओपी का एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन जो कि क्या है ओ एन। अब ये जो ओ एन है, ठीक है, ये जो ओ एन
ये इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम क्या डिनोट करते हैं, फाई से। तो स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग ये ओ से पी को मिलाने पर जो हमारी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आएगा उसको हम आर बोलते हैं। ये जो रेडियस वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा बोलते हैं। और इस रेडियस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम आर थीटा और फाई को एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। कोई पर्टिकुलर वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी यानी एक्स बराबर तो ये होगा ए कॉस थीटा और ये वाई इक्वल्स टू होगा ए साइन थीटा। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर, नो डाउट इसमें। ठीक है। उसी तरीके से अब ये जो ओपी वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, जैसा कि यहाँ पर था जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा वहां पर कॉस थीटा। तो उसी तरीके से ये जो ओपी वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये होगी हमारी आर कॉस थीटा। क्लियर? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्योंकि ये जब इधर आर कॉस थीटा थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पर अब जब ये रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व होकर एक्स वाई प्लेन पर नीचे आएगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि इस तरीके से सिस्टम में ये रेंज है, तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, ये मान लो मेरा जो थंब है वो जेड एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये जो मार्कर है ये किसी एक वेक्टर को है। तो ये पी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ आर कॉस थीटा इस तरीके से गया। जब ये नीचे आएगा तो ये एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी प्लेन पर जब आने के बाद ये क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ओ एन बनेगा। जब ये यहाँ पर cos थीटा के टर्म्स में है तो नीचे आने के बाद ये क्या होगा, sin थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये वाली जो ओ एन डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारी होगी r sin थीटा। समझ में आया? एक और बार समझ लीजिए, जैसे कि ये एक वेक्टर था जिस एक्सिस का थीटा एंगल है वहां पर तो cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जाकर जिधर गया वहां पर इसकी वैल्यू हो गई a sin थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर जब ये थीटा एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रहा है तो जेड एक्सिस पर तो इसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। जब ये प्लेन पर जाएगा तो ये बिल्कुल इसके 90 डिग्री में आ गया, और यानी अब इधर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आर साइन थीटा। क्लियर? दोबारा एक और चीज देखिए, अब ये एक नया वेक्टर है आर साइन थीटा। ठीक है। अब ये आर साइन थीटा इसके साथ क्या बना रहा है, फाई एंगल। तो इस एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि ए की इसके साथ वैल्यू क्या थी, ए कॉस थीटा। तो इसकी एक्सिस पर वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा। तो ये पहले से ही है क्योंकि इसके साथ फाई एंगल बना रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो यहाँ पर ये जो x इक्वल्स टू है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो x इक्वल्स टू आ गया आर साइन थीटा कॉस फाई। ये z एक्सिस पर था तो ये आ गया z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है। अब इसका प्रोजेक्ट, इसको जो हम वेक्टर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक तो इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा वाई एक्सिस पर जाएगा। अब इस वाले कंपोनेंट की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा और साइन फाई। क्लियर? एक और समझ लीजिए, मान लीजिए ये आर साइन थीटा ना होके ये ए है, तो ए जब इसके साथ फाई एंगल बना रहा है तो यहाँ पर ए कॉस फाई, और ए की जगह तो हम दोबारा आर साइन थीटा रख देंगे तो आर साइन थीटा कॉस फाई। ये यहाँ जाएगा तो ए साइन फाई, और ए की जगह आर साइन थीटा रख देंगे तो आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई वेक्टर को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो वहां पर हमारा x इक्वल्स टू जो आएगा, x इक्वल्स टू आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू आएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू जो आएगा वो होगा आर कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आई जे और के में रिलेशन था उसी तरीके से यहाँ पर आर थीटा फाई हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर्स है आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। क्लियर? तो जिस तरीके से आई जे के में रिलेशन था उसी तरीके से आर थीटा और फाई में भी रिलेशन होता है, ये भी उसी तरीके से
साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्लियर? आर क्रॉस थीटा अगर हम निकालें तो ये फाई कैप आता है, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप निकालें तो ये आर कैप आता है, और फाई कैप क्रॉस आर कैप निकालें तो ये थीटा कैप आता है। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम आर डॉट आर निकालें तो ये 1, थीटा कैप डॉट थीटा कैप निकालें तो ये 1, और फाई कैप डॉट फाई कैप निकालें तो ये 1 आता है। क्लियर? यानी जिस तरीके के रिलेशन हमारे पास पिछले आईजे के साथ थे, उसी तरीके के रिलेशन हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप यूनिट वेक्टर्स हैं उनके साथ भी होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम और इसका हम लाइन एलिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट लिखा था dx dr इक्वल्स टू dx dy कैप, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, उसी तरीके से यहाँ पर जब एलिमेंट लिखते हैं तो वेक्टर dr इक्वल्स टू, तो dr यानी वेक्टर r की डायरेक्शन में dr r कैप, यानी इस डायरेक्शन में हम स्मॉल एलिमेंट, यानी यहाँ पर मैं बहुत छोटा सा आगे बढ़ा तो dr r कैप। ठीक है? इसके बाद हमारी अगली जो डायरेक्शन है थीटा। अब ये क्या करेगा, ये वेक्टर अगर ये नीचे जाएगा इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है? तो ये क्या करेगा, आर डी थीटा थीटा कैप। अब ये आर डी थीटा कैसे आया, क्योंकि ये एक लाइन एलिमेंट है और इसकी जो यूनिट होनी चाहिए लाइन की होनी चाहिए, तो ये आर और डी थीटा। ठीक है? जैसे हमको पता है ठीक है, एंगल इक्वल्स टू आर का अपन रेडियस होता है। जब मैं स्मॉल एंगल डी थीटा नीचे जाऊंगा, ठीक है, यहां से अगर मैं इस तरीके से नीचे आया स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है हमारी आर, ये आर इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या जाएगा हमारा आर्क। तो इसलिए तो आर डी थीटा थीटा कैप प्लस यहां से इसकी वैल्यू क्या है हमारी आर साइन थीटा। ठीक है, और ये थोड़ा सा जब डी फाई एंगल उधर जाएगा तो आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो ये हमारा लाइन एलिमेंट हो जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो डी आर इक्वल्स टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। इसके बाद अगर हम एरिया एलिमेंट लिखना चाहें तो एरिया एलिमेंट क्या होगा हमारा, देखिए एरिया एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, चाहे इसका और इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक पर्टिकुलर प्लेन के या पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा जो है एरिया एलिमेंट आता है। जैसे अगर मैं आर कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, मैं एरिया एलिमेंट निकालना चाहता हूं, तो डी ए बराबर क्या आएगा, आर कैप की डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूं, थीटा कैप और फाई कैप वाले का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, और फाई कैप और थीटा कैप मिलके दे देंगे मेरे को आर कैप। तो ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, और आर कैप। तो ये एरिया एलिमेंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। इसी तरीके से हम थीटा कैप और फाई कैप अगर इस डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम एलिमेंट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट लिखने के लिए कि हमको क्या चाहिए होता है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए डी भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या आएगा, यहां से आर, यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर, तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा और डी आर डी थीटा डी फाई। क्या किया मैंने, डी आर का मल्टीप्लाई किया, आर डी थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा और फिर आर साइन थीटा डी फाई का, तो आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ये हमारा क्या आ जाता है वॉल्यूम एलिमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
अगर मैं यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या होगी हमारी वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। और वेक्टर आर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन वेक्टर आर। और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ऊपर इससे पहले निकाल चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप। वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस जेड की वैल्यू क्या होती है आर कॉस थीटा के कैप अपॉन आर। अब देखिए इन तीनों में आर कॉमन है और नीचे भी आ रहे थे आपस में कट जाएगा। तो जो आर कैप जो होता है हमारा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप के इक्वल होता है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आर कैप की वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा हम थीटा कैप और फाई कैप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो थीटा कैप है सिंपली अगर मैं बात करूं कि हम ट्रिक एक किस तरीके से ध्यान रखते हैं, पहले हम आर कैप निकाल लेंगे। आर कैप निकालने के बाद क्योंकि मेरे को थीटा कैप निकालना है तो जहां जहां भी थीटा प्रेजेंट है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, बाकी का एज इट इज लिख दो कॉस फाई आई कैप, साइन थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा कॉस फाई जे कैप, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और ये के कैप। तो कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई, सॉरी ये साइन फाई होगा यहाँ ये वाला टर्म साइन थीटा साइन फाई है ना, तो साइन फाई तो चेंज होगा नहीं। तो कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ये हमारी थीटा कैप की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं बात करूं फाई कैप की तो फाई कैप निकालने के लिए मेरे को क्या करना है थीटा वाली टर्म को यहाँ से रिमूव कर दो और जो फाई वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो, ये वाला टर्म तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। ये एक ट्रिक है ध्यान रखने के लिए कि हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई आई कैप और साइन फाई का कॉस फाई जे कैप। तो ये हमारा आर कैप थीटा कैप और फाई कैप हमारा कैलकुलेट हो चुका है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मैथमेटिकल फिजिक्स के जब क्वेश्चंस करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ईएमटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो नेट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारा ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करता है। और इसके अलावा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका भी यूज होता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो में अभी तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ढंग से डिफाइन कर लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।